तो स्टार्ट करें। तो कल हम लोग कर लिए थे क्या चीज़, टाइप्स ऑफ सेल। सेल के प्रकार हम लोग कर लिए थे। दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हम किसको बोलेंगे, तो वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस या तो नहीं होगा, बना ही नहीं होगा, और अगर बना भी होगा तो अच्छा से नहीं बना होगा, इमैच्योर न्यूक्लियस होगा। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, उसका न्यूक्लियस प्रॉपर तरीक़ा से एकदम अच्छे से बना हुआ रहता है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद हम आपको एक बात बताए थे कि सेल के चारों तरफ जो होता है एक कवर होता है, जिसको हम सेल कवर बोलते हैं या सेल कवरिंग बोलिए, उसको कोशिका का आवरण बोला जाता है। तो वो दो तरीक़ा का होता है, एक होता है सेल वॉल, दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल को हिंदी में क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति, और सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली। तो पहला ये सारा चीज़ हम लोग कर लिए थे। और आज जो हम लोगों को करना है, जितना भी सेल के अंदर जितना भी चीज़ होता है उस सब को पढ़ना है। तो सेल के अंदर पढ़ने के पहले सेल के बाहर जो चारों तरफ से जो कवर लगा हुआ है उसके बारे में जानना होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और सेल वॉल क्या होता है, ये जानना होगा हमको। ठीक है। तो हम लोग का पहला टॉपिक दीजिए, सेल वॉल। चैप्टर हम लोग का चल रहा है साइटोलॉजी। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो ये आपका मेन टॉपिक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग का चलेगा। तो स्टार्ट करें। तो देखिए, कोई भी आपका सेल है, तो सेल के बाहर में जो कवर होगा उसको हम सेल का कवर बोलेंगे। तो ये कवर आपका दो तरीक़ा का होता है, यानी दो कवर होता है, किसी पर दो होगा, किसी पर एक होगा। तो जो अंदर वाला कवर होगा, जैसे हम मान लेते हैं ऐसे करके बनाएं, ये आपका एक सेल हो गया, इसके ऊपर एक ये कवर हो गया, और इसके बाहर से एक आपका कवर हो गया। तो ये अंदर वाला क्या हो गया, आपका सेल हो गया। ठीक। और ये बाहर वाला जो सबसे बाहर में, अब इसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे या सेल वॉल बोलेंगे। तो जैसे हम लोग, आप ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत मन ही मन सोचिए कि जैसे कोई भी हम कमरा बनाते हैं, रूम बनाते हैं, तो रूम के बाहर से ये चारों तरफ जो हम देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल बोलते हैं ना, दीवार बोलते हैं ना। तो यही हो गया वॉल आपका। तो इसी तरह से अगर हम सेल के बाहर से अगर कोई भी कवर आएगा, सबसे बाहरी कवर, उसी को क्या बोला जाएगा, सेल वॉल बोला जाएगा। तो ये सबसे बाहर वाला जो होगा इसको हम बोलेंगे सेल वॉल, और इसके अंदर जो कवर होगा इसको बोला जाएगा सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपका कवर है। यानी यहाँ से अगर हम डेफिनेशन का बात करें, परिभाषा का बात करें कि सेल वॉल किसको बोला जाता है, तो किसी भी सेल के सबसे बाहरी कवर को, आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाएगा, सेल वॉल कहा जाएगा। ठीक है। और ये बात किसने बताया था, तो सेल का खोज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। वही रॉबर्ट हुक ने बताया था कि सेल वॉल क्या होता है, तो सेल के सबसे बाहरी आवरण को, सेल का आउटर मोस्ट लेयर को सेल वॉल कहा जाता है। ये किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था। तो ये पहले फिगर बना लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम लिख देते हैं एक दो लाइन।
बना लिए, मिटा दें। उसके बाद देखिए, तो इसका हम लिखेंगे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक, अब ये बताइए, जैसे ये कमरा है, कमरा में सिर्फ हम छत बना देते हैं और दीवार नहीं देते, तो इससे क्या होता, इससे क्या होता कि अगल बगल का जो भी है सब आदमी देखते रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, घर में लड़ाई कर रहे हैं कि खाना खा रहे हैं कि किससे क्या बात कर रहे हैं, सब देखते रहता ना। यानी हम सुरक्षित नहीं रहते। हो सकता है मच्छर आ जाता, सांप कीड़ा बिच्छू कुछ भी आ सकता था, कोई भी ईंटा फेंक करके आपको मार सकता था, नहीं हो जाएगा। आप अगर ईंटा फेंक के मारेगा क्या होगा, आपका कपार कान सब फट जाएगा। क्या आप सुरक्षित रहिएगा? नहीं रहिएगा। इसका मतलब ये जो हम दीवार दिए हैं रूम में, वाल जो लगाए हैं, ये वाल हम किस लिए लगाए हैं? अपने सुरक्षा के लिए। इसका दूसरा भी काम है। अगर हम रूम का बात करेंगे तो ये हम रूम को पार्टीशन करने के लिए भी देते हैं। लेकिन अगर हम कोशिका का बात करेंगे, कोशिका में जो वाल होगा, बाहर से जो आपका वाल बना हुआ है, ये किस लिए है? तो कोशिका के अंदर जितने भी आपका ऑर्गन्स वगैरह सब है, जितने भी पदार्थ हैं, उस सब पदार्थ के सुरक्षा के लिए। यानी ये आपको सेल वॉल क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा आपको। ठीक है, तो इसी में लिख देना है कि यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। इट प्रोटेक्ट्स सेल। ये क्या करता है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। अब बोलिएगा किस चीज़ से सर सुरक्षा प्रदान करता है? ये भी बात होगा। जैसे हम रूम में दीवार बनाए, तो ये तो हम दीवार बना दिए इसलिए ताकि हमारा बात जो है, या हम अंदर में कैसे रहते हैं, क्या कर रहे हैं, ये बाहर वाला कोई देख ना सके, कोई जान ना सके। हम अपने प्राइवेसी के लिए लगाएं। कोई ईंटा पत्थर फेंक करके मार ना सके, ताकि हमारा सर कपार कान सब ये बचा हुआ रहे। तो उसी तरह से ये सेल के चारों तरफ जो ये कवर है, ये कवर आपका किस लिए? ये भी तो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, लेकिन किससे सुरक्षा प्रदान करेगा? तो सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु ये सब ना आ सके। जो चीज़, जिस चीज़ से सेल को हानि पहुंचेगा, जिस चीज़ से सेल खराब होने वाला रहेगा, उस चीज़ को ये अंदर आने नहीं देगा। समझे? यानी एक तरह से ये फिल्टर का भी काम कर रहा है। नहीं कर रहा है फिल्टर का, कि गेट हम बनाए क्या चीज़, कि भैया जो आदमी जान पहचान है उसी को हम बुलाएंगे, नहीं तो गेट बंद कर देंगे। करते हैं ऐसा। तो उसी तरह से सेल वॉल जो हुआ, ये चारों तरफ से जो है, ये एक तरह का फिल्टर का काम करेगा। जिस चीज़ का ज़रूरत होगा उसी को अंदर आने देगा, जिसका काम नहीं है, जो हमारे लिए हानिकारक है, उसको भैया बोलेगा टाटा बाय बाय, जाओ, ख़त्म, गया, नहीं बोलेंगे। तो समझे ये बात? तो ये बात जो बताए थे, ये कौन बताए थे? रॉबर्ट हुक ने बताया था। तो इसी के नीचे लिख दीजिए कि यह बात रॉबर्ट हुक ने बताया था। ठीक है, यह बात किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था।
दो चार बार इसको पढ़ लीजिएगा ना, जो हम आपको बताएं याद हो जाएगा आराम से, भूलिएगा नहीं। अब बीच में अगर भूल भी गए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, तुरंत याद आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग कि सेल वॉल किस में पाया जाता है। मिटा दे इसको। अब आ जाता है कि सेल वॉल किस में पाया जाता है, यानी एग्जाम्पल बताना है ऐसे लिविंग थिंग्स का, ऐसे सजीव का एग्जाम्पल बताइए जिसमें सेल वॉल पाया जाता है। तो एग्जाम्पल में बताइए हम क्या क्या बता सकते हैं। आपको बताए थे क्या बैक्टीरिया में, जीवाणु में सेल वॉल पाया जाता है? क्या पाया जाता है इसमें? होता है ना, किसका बना होता है? पॉलीपेप्टिडोग्लाइकॉन, कल बताए थे। तब याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद बोलिए क्या इंसेक्ट में, यानी कीड़े मकोड़े, क्या इसमें पाया जाता है? किसका बना होता है? काइटिन का। नहीं बना होता है, कल ही लिखाए हैं, कल लिखाए थे ना। इधर था प्रोकैरियोटिक, इधर था यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में बताए थे ये सब में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको लिखाए थे सारा चीज़। उसके बाद बताइए क्या एल्गी में पाया जाता है? एल्गी मतलब क्या हो गया? शैवाल। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। क्या प्लांट में पाया जाता है? प्लांट मतलब क्या हो गया? पेड़ पौधा, जिसको पादप बोलेंगे। तो इसमें भी किसका बना होता है? सेल्यूलोज का, पता है ना। क्या फंगस में पाया जाता है? फंजाई, जिसको कवक बोलेंगे। क्या फंगस में पाया जाता है? कल लिखाए थे, किस चीज़ का बना होता है? काइटिन का। लिखाए थे कल, कल लिखाए थे, देखिए उल्टाइए। लिखाए थे ना, तब नहीं पढ़िएगा तो कैसे याद रहेगा। फंगस में किसका बना होता है? काइटिन का। फंगस हो गया एल, और एक हो गया किसका? इंसेक्ट हो गया। इस दोनों में काइटिन का। प्लांट हो गया और एल्गी हो गया, इस दोनों में सेल्यूलोज का। बैक्टीरिया में पॉलीपेप्टिडोग्लाइकोन का, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से हम कुछ एक्सेप्शन बताए थे कि जितना भी बैक्टीरिया है सब में सेल वॉल होता है, लेकिन एक बैक्टीरिया में नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। अब फिर याद कीजिए, पीछे का देखिए रिवाइज भी होगा। माइकोप्लाज्मा को और किस नाम से जाना जाता है? MLO या PPLO, बताए थे ना। MLO का फुल फॉर्म क्या था? मॉलिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर था ना। PPLO का क्या था? क्लोरोनिमोनी लाइक और स्ट्रक्चर ने ऑर्गेनिज्म है ना। तो वो भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एल्गी में पाया जाता है सेल वॉल, लेकिन एक एल्गी में नहीं था। कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का शैवाल नहीं है, वो है एक तरह का बैक्टीरिया, और उसको क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये वाला हो गया, इसमें कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे सर क्या हम लोगों में सेल वॉल पाया जाता है? तो हम लोगों में नहीं पाया जाता है, ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, समझे? इस बात में कोई दिक्कत है? तो सेल वॉल समझ गए। अब आ जाए दूसरा। अब दूसरा आ जाइए सेल मेम्ब्रेन। नहीं लिखे, लिखिए जल्दी, जो नहीं लिखे लिख लीजिए।
हो गया। चलिए अगला आ जाइए, अब आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में बोलेंगे कोशिका झिल्ली। अब देखिए हम लोग का बात है कि एक हम लोग हो गए जिसको हम लोग ह्यूमन बोल दिए और या एनिमल बोल दीजिए, और एक प्लांट हो गया। देखिए ह्यूमन बाद में हम लोग नाम दिए, होता ओरिजिनल में एनिमल ही है। जैसे हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ेंगे ना, तब बीमारी में हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डिजीज, लेकिन ओरिजिनल में लिखा जाता है एनिमल डिजीज। ठीक है, एनिमल डिजीज लिखा जाता है। ठीक है, भले उसको हम बोल देते हैं ह्यूमन डिजीज, लेकिन होता क्या है, एनिमल डिजीज। तो हमारे पास जो है सेल जो है प्लांट में भी पाया जाएगा, यानी पेड़ पौधा में, और एनिमल में भी पाया जाएगा। यानी इसको आप एनिमल कर ले, मानव, ह्यूमन ही लिख दीजिए ताकि आपको समझ में रहेगा। मानव हो गया। तब प्लांट में भी सेल होता है और ह्यूमन में भी सेल होता है, दोनों में सेल होगा। इसमें भी आपका सेल होगा, इसमें भी आपका सेल होगा। सेल मतलब क्या हो गया, कोशिका। और इसका जो सेल होगा तो सेल का कवर भी होगा, सेल के चारों तरफ क्या होगा, कवर भी होगा, उसके चारों तरफ कवर भी होगा। तो ये जो कवर होता है हमारे पास दो तरीका का होता है। ये कवर कितना तरीका का है, दो तरीका का। एक को बोलेंगे हम इनर और एक को बोलेंगे आउटर। एक को बोल दिए हम इनर और एक को बोल दिया हम आउटर, यानी आंतरिक कवर और बाहरी कवर। एक अंदर से होगा, एक बाहर से होगा। जैसे ये मान लीजिए दीवाल है, तो दीवाल का दो कवर है, एक अंदर से, एक बाहर से, है ना। तो उसी तरह से हमारे पास सेल में जो होता है दो कवर होता है, एक अंदर में कवर होगा, एक उसके बाहर भी कवर होगा। तो जब हमारे पास प्लांट सेल का बात करेंगे तो इसमें ये दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाएगा। और जो बाहरी कवर होता है इसको कहा जाता है सेल वॉल, जो बाहर वाला। क्योंकि अभी अभी हम सेल वॉल का डेफिनेशन पढ़े थे ना, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी आवरण, जो सबसे बाहर में होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, सेल वॉल। और जो अंदर वाला होगा इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। नहीं हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और जब हम आदमी का बात करेंगे तो इसमें बाहरी कवर नहीं होता है, सिर्फ इनर होगा, अंदर वाला होगा, और यही होगा आपका सेल मेम्ब्रेन। बोलिए, समझे इस बात को। तो दो तरीका का कवर है, एक अंदर एक बाहर। अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाले को क्या बोला जाता है, सेल वॉल। तो मानव में क्या होता है, बाहरी कवर नहीं होता है, सिर्फ अंदर वाला होता है। एकदम जैसे जैसे हम बनाते चल रहे हैं वैसे वैसे बनाते चलिएगा। एक आज का क्लास, एक कल का क्लास, और एक दिन, 3 दिन और होगा क्लास, मतलब आज को लगा करके, तब जाके आपका साइटोलॉजी कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा, कोशिका का विभाजन कैसे होता है।
ये टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, मिटा दें। चलिए, तो अब देखिए हम लोग को तो पढ़ना है किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल वाल तो हम लोग पढ़ लिए हैं। तब देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन हम लोग का पहला बात क्या हो गया कि ये सेल वाल के अंदर होता है, लेकिन ये मानव में सेल वाल नहीं होता। मानव में सिर्फ एक ही कवर होगा, और ये जो एक कवर होगा ये डबल लेयर वाला होता है। ये डबल लेयर वाला, जैसे आप देखिएगा एक जैकेट आप लीजिएगा ना तो सिंगल लेयर होगा, एक जैकेट डबल लेयर वाला होता है। उसको जब ऐसे करके ऐसे खींचिएगा तो 2 लेयर आपको दिखेगा। कंबल भी आता है ऐसा, सिंगल लेयर डबल लेयर, यानी 2 चीज़ आपको ऐसे चिपका हुआ रहेगा। इसका जब खींचिएगा तो 2 पार्ट बन जाएगा। तो इसी तरह से आपके पास सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये डबल लेयर वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। यह दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। यह दोहरी परत वाली झिल्ली होती है, इसमें 2 लेयर होता है। अगला पॉइंट इसका क्या लिखेंगे, अगर पूछा जाए कभी कि बताइए सेल मेम्ब्रेन जो होता है किसका बना होता है, किसी ना किसी चीज़ का तो बना होगा। तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड्स का। तो क्या होगा, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। यह फॉस्फोलिपिड का बना होता है। अब देखिए जैसे फॉस्फोलिपिड आया तो कभी भी आप अगर लिपिड वर्ड देखिएगा, कहीं भी लिखा हुआ लिपिड वर्ड देखिएगा, कहीं भी लिखा हुआ, तो इसका मतलब समझ जाइएगा ये क्या हो गया, तो फैट हो गया, जिसको हिंदी में हम वसा बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन जो है फैट का बना होता है, लेकिन कैसा फैट, तो जिसमें फॉस्फोरस होगा। फॉस्फो का मतलब क्या हुआ, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस से बना हुआ जो फैट होगा उसी से बनता है कौन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो आपका काम करेगा, तो सोचिए डबल लेयर का बना हुआ है, तो एक तरह से फिल्टर का काम कर रहा है। तो हमारे पास अगला पॉइंट्स क्या हो गया, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। देखिए अब अर्धपारगम्य का मतलब क्या हुआ, सेमी परमिएबल का मतलब क्या हुआ, तो अर्ध का मतलब क्या हुआ, आधा। अब पारगम्य का मतलब क्या हुआ कि आधा जो है आपको, मतलब आधा तो होगा, अर्ध का मतलब आधा, पारगम्य मतलब आर पार दिखाई देना। मतलब ऐसा ये लेयर है जो आपको हल्का हल्का आर पार दिखाई देगा, हल्का हल्का दिखाई देगा, मतलब पारदर्शी तो रहेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखेगा। जैसे आप कोई शीशा आप देखिएगा तो शीशा के आर पार आपको हल्का हल्का दिखाई देगा। या प्लास्टिक आप ले लीजिए, प्लास्टिक जैसे मान लीजिए ये बोतल वाला लिए, तब बोतल के हम ऐसे आर पार देखेंगे तो दिखाई दे रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देता है। जैसे आप नॉर्मल देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एसी पर लिखा हुआ है वोल्टास, लेकिन अगर आप इससे देखिएगा ना तो आपको लगेगा, ऐसे करके देखिएगा लगेगा हाँ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है साफ साफ नहीं दिखेगा। तो दिखाई दे रहा है लेकिन साफ साफ नहीं दिखेगा। तो इसी को कहा जाता है क्या चीज़, सेमी परमिएबल।
ठीक है। और ये फिल्टर, ये झिल्ली है आपका, इसलिए मेम्ब्रेन हो गया। समझे इस बात को? अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या हुआ, यानी एक तरह से पारदर्शी है लेकिन आधा अधूरा। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, पूरा आर पार दिखाई देना, लेकिन सेमी लग गया या अर्ध लग गया। अर्ध मतलब आधा हो गया, यानी आर पार तो दिखाई देगा लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ देखने से रिलेटेड बात नहीं होगा, यहाँ फिल्टर का बात होगा। ठीक है, तो ये जो काम करेगा किसके जैसा, ये फिल्टर के जैसा काम करेगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इट वर्क्स एज ए फिल्टर। यह फिल्टर के जैसा कार्य करता है। या किसके जैसा काम करेगा, फिल्टर के जैसा काम करेगा। हो गया, मिटा दें। तब देखिए, अब जो काम है ना हम लोग का, इस लाइन का फिर से यूज है, सेमी परमिएबल का, इसका फिर से यूज है, क्योंकि इसी के ऊपर इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखिए ध्यान से, अभी सारा ये सेल मेम्ब्रेन में ही चल रहा है, अलग नहीं है। तो देखिए अभी अभी हम बात किए क्या, कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है 2 लेयर वाला झिल्ली होता है ना, यानी इसमें 2 लेयर होगा। और ये किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है। तो हम ये सेल का जो है मेम्ब्रेन बना दिए 2 लेयर बना दिए। अगर हम सेल ऐसे बनाएंगे तो ऐसे करके बाहर से बनाते हैं ना इसका झिल्ली, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बाहर वाला, ये जो चारों तरफ से लगा है, ये आपका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये 2 लेयर का है, तो इसलिए इसी स्ट्रक्चर को हम 2 लेयर बना दिए, इसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, यानी थोड़ा सा जूम कर दिए, मोबाइल में कर देते हैं जूम, तो उसी तरह से इसको जब जूम कीजिएगा तो ये 2 पार्ट में दिखाई देगा। ठीक है, जब सेल को माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो 2 पार्ट में दिखाई देगा। ठीक, अब ये 2 पार्ट में आ गया। अब उसके बाद देखिए, अब हम बात किए थे कि सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड्स का। अब वो फॉस्फोलिपिड्स कहाँ होता है, तो इसी दोनों लेयर के बीच में होता है फॉस्फोलिपिड्स, इसी दोनों लेयर के बीच में होगा। तो इस दोनों लेयर के बीच में फॉस्फोलिपिड्स होगा, लेकिन किस तरीका से होगा तो ये देखना है। ये देखिए, ये हो गया गोल वाला पार्ट, और इसी गोल वाले पार्ट से ऐसे ऐसे निकला हुआ रहेगा। ये देखिए, ये आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का ये 2 पार्ट हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये नीचे वाला पार्ट हो गया।
और इसके बीच में ये जो आपको बनाया हुआ स्ट्रक्चर, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? फॉस्फोलिपिड्स का। ठीक, अब हम एक तो फॉस्फोलिपिड्स कोई भी लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लिए इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को ले लिए। तो इस पार्ट में देखिए दो पार्ट हो गया, एक गोल वाला पार्ट हो गया और एक धागा का जैसा जो लटका हुआ, दो पार्ट हो गया। तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स दो पार्ट में बना हुआ होता है, एक आपका सर्कुलर पार्ट हो गया और एक आपका लंबा वाला पार्ट हो गया। तो ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है हेड, और नीचे ये देखिए गाय भैंस का पूंछ के जैसा नहीं है लटका हुआ, तो इसको बोलेंगे टेल। ये हो गया। तो ऊपर वाला पार्ट जो हो गया, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोला जाएगा? हेड। ठीक, और ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? टेल। हुआ, समझे इस बात को? तो ऊपर वाला पार्ट कौन हो गया? हेड। नीचे वाला पार्ट कौन हो गया? टेल। उसी तरह से इसमें ऊपर वाला पार्ट इसको बोलेंगे, ये नहीं कि ऊपर वाला टेल बोल दीजिएगा, ऊपर वाला इसको बोलेंगे, ये नीचे वाला पार्ट ये उल्टा ना है आपका, तो इसीलिए ऊपर वाले को हेड बोला जाएगा, नीचे वाले को टेल बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऊपरी भाग, और इसको लिख सकते हैं निचली भाग। तो इसको ही बनाइए। अभी इसमें और लिखना है। एक तो लाइट और लगा हुआ रहता ना यहाँ, क्या, या एक तो वो रिंग वाला लाइट ले लेंगे तो हो जाएगा। तब बीच बीच में हम लोग डांस वाला भी वीडियो बना लेंगे, क्या? हाँ, और वही पहले कर दें, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। तो एक बार तो हमको ऑफर भी आया था पंजाबी फिल्म में, ठीक है, बहुत पहले का बात है, 2008 का ही बात है। उस समय बाल हम रखते थे लंबा लंबा, ठीक है, इतना लंबा रहता था, एकदम अच्छा से सेट करवा के रखते थे। तो जहाँ पे मकान मालिक के यहाँ रहते थे ना, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उन्हीं मकान मालिक का एक रिलेटिव था, तो वो जो है एल्बम बनाते थे, पंजाबी एल्बम। तो नया नया वो लोग भी स्टार्ट ही किए थे। तो जब हमको देखे तो बोले कि एक काम कीजिए, आप आ जाइए पंजाबी एल्बम में, आज चमक जाइएगा आगे तो हीरो बन जाइएगा। तो हम बोले अच्छा करना क्या होगा? तो बोला कुछ नहीं, देखिए अभी हम लोग स्टार्ट किए, तो हम लोग भी पैसा लगाते हैं, आप भी कुछ लगा दीजिएगा। हम बोले कितना लगाना होगा? तो बोला मात्र 10,000 लगाइएगा, एक एल्बम में आप ही रहिएगा हीरो, आप में हीरोइन रहेगी ही, और साथ में एल्बम शूट होगा। अगर वो गाना चल गया तब तो समझिए आप हीरो बन ही जाइएगा, आगे फिल्म वगैरह सब भी कीजिएगा, खूब कमाइएगा। हम बोले नहीं चला तब क्या करेंगे? तो बोला अब ये तो नेगेटिव तो सोचना नहीं है ना, हम लोग भी बना रहे हैं पॉजिटिव सोच कर। तो फिर हम सोचे अच्छा ठीक है, सोच कर बताएंगे। तो फिर एक बार क्या हुआ, तो सोचने लगे, फिर सोचे क्या कि अगर हम मान लेते हैं चले जाते हैं, अगर चल गया तो बहुत अच्छा, और नहीं चला तो पता चलेगा पैसा भी गया, इधर इंजीनियरिंग भी छोड़ना पड़ेगा, दोनों छूट गया आपका। जब हम एल्बम में जा रहे तो इंजीनियरिंग को छोड़ना पड़ेगा, तो दोनों छोड़ना छूट गया, पता चलेगा घर में और कुटाई लग गया। तो इसलिए हम बोले ना भैया हमको नहीं करना है, छोड़ दीजिए। और उसी में देखिए बहुत सारा एक्टर एक्ट्रेस ऐसा है जो इंजीनियरिंग करते हुए वो छोड़ करके चले गया था। जैसे आपका एक हीरो जो है अपना बिहार का ही सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुने हैं, वो भी इंजीनियरिंग कर रहे थे, बाद में वो छोड़ करके चले गए कहाँ? एक्टिंग में, तो बाद में चमक गए। तो मेरे पास भी ऑफ़र आया, लेकिन हम उस ऑफ़र का लाभ नहीं उठा पाए। अगर रहते तो हम भी आज हीरो रहते, क्या? ऐसे भी हम हीरो हैं ही, ऐसे भी। अरे अपना हीरो अपने आप को मानिए, ठीक है, हाँ, दूसरे को हीरो मत मानिए, अपना हीरो खुद हैं। हम जो हैं वही ठीक हैं, दूसरे के जैसा काहे के लिए बनेंगे? दूसरे से कुछ सीखने के मिले तो सीख जाइए, लेकिन बनना नहीं है उसके जैसा। बनेंगे तो हम अपने जैसा ही बनेंगे, दूसरे के जैसा नहीं। तो हो गया ये चीज़, समझे? अब देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का क्या है कि ये पानी में घुलनशील होता है, ये पार्ट पानी में घुल जाता है।
यानी अगर पानी का पार्ट आएगा ना तो ये उसमें मिल जाएगा और मिलने के बाद पानी उससे अंदर आने लगेगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हेड वाला पार्ट जो है ये क्या होता है, तब पानी में घुलनशील हो गया, सॉल्यूबल हो गया, और इसी कारण इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। जबकि नीचे वाला जो पार्ट है आपका ये क्या होगा, तब पानी में अघुलनशील। यानी पानी में ये नहीं घुलता है, और जब पानी में नहीं घुला मतलब पानी से इसको डर लग रहा है। कुत्ता सबको देखे, पानी में वो जल्दी नहीं जाना चाहेगा, पानी से वो दूर हटता है, उस पर पानी दीजिए तो भाग जाएगा। कभी कभी एक्सेस गर्मी हो जाता है तभी वो पानी में बैठता है, ऐसे नहीं जल्दी आता है, ठीक है। तो कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो अगर उसके शरीर में रेबीज चले जाएगा, रेबीज का वायरस, तो उस समय उसके अंदर भी कुत्ता के जैसा सारा लक्षण आ जाएगा, और तब उस आदमी को भी क्या होगा, पानी से डर लगेगा, पानी में नहीं जाना चाहेगा। और इस बीमारी को क्या बोल देते हैं हम लोग, रेबीज तो बीमारी होगा ही, इसको हम ये जो पानी से जो डर लगता है इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। फोबिया का मतलब डर लगना, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर लगना, और हाइड्रो का मतलब पानी, पानी से डर लगना, पानी से ये दूर भागेगा। तो उसी तरह से हमारे पास ये पानी में घुलने वाला नहीं है, पानी में कुछ नहीं होगा इसको, तो इसी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया। क्या कुछ बोल रहे थे? नहीं, इंजेक्शन देंगे, अब उसका रेबीज का इलाज जो होगा तब उसके बाद ही ठीक होगा। देखिए, रेबीज जो होता है बिल्ली के काटने से भी होता है, कुत्ता के काटने से भी होता है, और बंदर के काटने से भी होता है, तीनों के काटने से होता है। आगे जब बीमारी वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, डिजीज वाला, तब उसमें देखिएगा आप ये सारा चीज़ आएगा कि किसके काटने से क्या होगा, कौन सा बीमारी होगा, उसमें लक्षण आपका क्या होगा, आपका शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा, आप में क्या क्या होने लगेगा, ये सारा चीज़ बताया जाएगा। हुआ? अब देखिए, यहाँ से एक बात और ध्यान में रखना है। देखिए, जितना चीज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर चीज़ हम लिख देते हैं, जितना भी पूछा जाएगा उसके बाहर नहीं पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए ना, नहीं पूछा जाएगा। जैसे हमारे पास ये पानी में घुलनशील हो गया, पानी में घुलने वाला हुआ, तो जो चीज़ पानी में घुल जाता है उसको कहा जाता है पोलर। क्या बोलते हैं उसको, पोलर, ठीक है। तो इसीलिए हम हेड वाले पार्ट को क्या बोल सकते हैं, पोलर पार्ट। पोलर का हिंदी होता है ध्रुवीय, ठीक है। पोलर का मतलब क्या हो गया, ध्रुवीय। और ये जो हो जाएगा पानी में नहीं घुलने वाला है तो इसको बोलेंगे नॉन पोलर पार्ट, इसको बोलेंगे अध्रुवीय। हो गया, लिख लिए? अब देखिए, कभी कभी हाई लेवल का एग्ज़ाम दीजिएगा ना, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, सीडीएस वगैरह सब, तब उस सब में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। क्या चीज़, कि जैसे हमारे पास ये जो आपका लेयर बना है, इस तरह से लेयर बनाए ना, तो इसका कुछ ना कुछ तो इसका मोटाई होगा,
चौड़ाई जो होगा इसका कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे दीवार बनाते, दीवार का मोटाई होता है ना कि 2.5 इंच का बनाना है कि 5 इंच का कि 10 इंच का, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो उसी तरह से ये जो लेयर है तो इसका थिकनेस कुछ ना कुछ तो होगा, मोटाई इसका। तो ये थिकनेस कितना होता है ये भी पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिएगा, थिकनेस, या ऐसे करके बना दीजिए, यहाँ से ऐसे करके ये फिगर बना है ना, तो ये फिगर में बना दीजिएगा। इसको हम मिटा दें, इसको मिटा देते नीचे वाले को। तो यहाँ लिख दीजिएगा थिकनेस, जिसको हम बोलेंगे मोटाई। और ये जो होगा आपका कितना होगा, तो इसको 75 एंगस्ट्रम लिखते हैं। ए पर बिंदी लगा देते हैं, ठीक है, ए पर क्या लगा देते हैं, बिंदी। तो इसको क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रम, ठीक है। नहीं ध्यान में है तो इसको लिख दीजिए, ऐसे लिखिएगा, ए अब बिंदी, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रम। क्या पढ़ा जाता है, एंगस्ट्रम। ये लेंथ का यूनिट है, लंबाई चौड़ाई सब मापते हैं ना, तो उसका यूनिट है। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब मापते हैं। तो उसी तरह से एंगस्ट्रम भी आपका क्या है, यूनिट है। और इसी के बदले आपके पास दूसरा लिख सकता है, तो 7.5 नैनोमीटर, NM, नैनोमीटर, 7.5 नैनोमीटर। और इसी के बदले एक और चीज़ लिखा जा सकता है, क्या चीज़, तब 0.0075 माइक्रोमीटर। तो ये कोई भी लिख सकता है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो इसलिए सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, या तो 75 एंगस्ट्रम हो गया, या 7.5 नैनोमीटर हो गया, या 0.0075 माइक्रोमीटर। हो गया। तो अब देखिए, मिटा दे इसको। अब देखिए फिर से एक बार रिवाइज कीजिए कि हम लोग क्या क्या पढ़े। तो हम लोग सेल का कवर के बारे में बात किए। तो सेल का दो तरीका का कवर होता है, एक होता है बाहरी कवर, एक होता है अंदर वाला कवर। तो बाहर वाला जो कवर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, जो सब में नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोगों में नहीं पाया जाता है, तो हम लोग में एक ही कवर होगा, और उस एक कवर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जिसमें दोनों होगा तो उसमें बाहर वाले को बोलेंगे सेल वॉल, अंदर वाले को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अब सेल मेम्ब्रेन जब हम लोग आ गए, तो ये बात कौन बताया था कि भैया कोशिका के सबसे बाहरी कवर को सेल वॉल कहा जाता है। किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर हम पूछेंगे सेल वॉल जो है, इस सेल मेम्ब्रेन जो है, इसको सबसे पहले किसने देखा था, इसको देखा किसने था सबसे पहले, तब ये हो जाएगा ग्रैंडल। साइंटिस्ट का नाम है ग्रैंडल। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखना है, सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले ग्रैंडल ने देखा था। और किस में देखा था, तो आरबीसी में। किस में देखा था, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल, जो खून में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल। अब देखने के बाद ये किसी को कुछ बोला ही नहीं,
मतलब यह है एक तो कुछ जो पतला सा लेयर जैसा है, इसके बारे में और कुछ बताया नहीं है, मतलब इसका डिटेल नहीं बताया। तो जब डिटेल नहीं बताया तो हम इसके बारे में तो नहीं बता सकते खोज इसने किया, खोज किसने किया वो किसका नाम लेते हैं, तो जो उसके बारे में डिटेल बताएगा, ठीक है, जो डिटेल बता देगा कि इसमें ऐसा ऐसा चीज़ होता है, तो हम उसी के नाम पे उसका खोज बोल देते हैं कि बोलेंगे इसने खोज किया है। देखे तो आप भी, जैसे हम रास्ता में गए, हम गए देखे रास्ता में जो है एक बैग गिरा हुआ था, अब उसके अंदर क्या था हमको नहीं पता भैया, आगे वापस। अब दूसरा आदमी गया, देखा बैग गिरा हुआ था, सेम बैग है, उस बैग को उठा के लाया और घर में खोला, देखा अंदर में एकदम पैसा ही पैसा है भरा हुआ। तो अब बोलेंगे उस पैसे का खोज किसने किया, तो दूसरा आदमी ना। पहला आदमी तो सिर्फ जाके देखा था, क्या वो बताया था उसके अंदर में क्या है, नहीं बताया था। तो जो देखा सिर्फ उसको खोजकर्ता नहीं बोलेंगे, जो उसके बारे में बताएगा उसी को हम खोजकर्ता बोलते हैं। तो अब आ जाता है कि भैया सेल मेम्ब्रेन का खोजकर्ता कौन था, इसका डिस्कवरी किसने किया था। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन, दोनों अलग अलग चीज़ है। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पहले से है दुनिया में उसको बस बता देगा दुनिया को कि ऐसा भी है, ये पहले से, इसको आविष्कार नहीं, इसको खोज बोलते हैं। डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब खोज हुआ। एक होता है इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, नया चीज़ बनाना जो दुनिया में पहले से कभी नहीं था। एक नया चीज़ अगर बन जाएगा तो उसी को कहा जाता है इन्वेंशन, आविष्कार बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो अगला बात आ गया कि पहला बात हम क्या किए, सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले किसने देखा था, ग्रैंडल ने। किस में देखा था, आरबीसी में देखा था। लेकिन खोज किसने किया था, तो वो दो साइंटिस्ट थे, एक था जिसका नाम था क्रैमर और दूसरा था नागेली, ठीक है। यहाँ पे अगला इसी में लिख देते हैं, जबकि खोजकर्ता, अगर डिस्कवरी पूछेंगे तो नाम हो जाएगा क्रैमर एंड नागेली, ठीक है, क्रैमर एंड नागेली। कहीं कहीं नाजेली भी लिख देगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नाजेली लिखे कि नागेली लिखे। ये तो नाम है ना, तो नाम को तो हिंदी में लिखने का ज़रूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा ना। मिटा दें। अब एक बात और है इसके बारे में कि सेल किससे बना हुआ है ये भी जान गए, सेल के अंदर क्या होता है वो भी जान गए। उसके बाद सेल को सबसे पहले किसने देखा था ये भी जान गए, सेल का खोज किसने किया था ये भी जान गए। लेकिन अब सेल के बारे में जब हम जानेंगे, इसको समझेंगे, तो इसको समझने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय बनाया गया होगा। अगर सेल को समझना है तो कुछ ना कुछ तो उसका उपाय होगा। सेल थ्योरी देखिए अलग चीज़ है। सेल थ्योरी हुआ कि हर साइंटिस्ट, बहुत सारा साइंटिस्ट आया, सेल के बारे में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बात बता कर गया, उस सब को एक जगह हम लिख दिए तो उसको हम क्या बोल दिए, सेल थ्योरी। लेकिन सेल को अब समझेंगे कि सेल जो है काम कैसे करता है, किस तरीक़ा से काम करता है, तो इसके लिए एक मॉडल दिया गया था, एक तरीका बताया गया था, और उस मॉडल को कहा जाता है क्या चीज़, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और किसने दिया था ये, तो इसमें दो साइंटिस्ट का नाम था, एक का नाम था सिंगर, दूसरा का नाम था निकोलसन। तो सिंगर और निकोलसन ने सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। ये लाइन है, लास्ट लाइन इसका, तो लिख लीजिए,
सिंगर एंड निकोलसन ने सेल के संरचना को समझने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। तो यहाँ से दो तरीका का क्वेश्चन बन जाता है इससे। पहला कि सेल को किस मॉडल से समझा जा सकता है, सेल के स्ट्रक्चर को, तो आंसर हो जाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और दूसरा, सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने। तो ये दो तरीका का बनता है क्वेश्चन। लिख लीजिए। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना, सब देखता भी नहीं, और यही शॉर्ट्स वीडियो डाल दीजिए, देखिए तुरंत हो जाता है। जैसे कल रात में हम एक शॉर्ट्स वीडियो डाले, तुरंत 100 पार हो गया। ये वीडियो अभी 70-80 पे, और उसमें भी क्या देखेगा, हाँ है, हटा दो, अब दूसरा चलो। ऐसा देख करके एक बार पढ़िए तो तब ना समझ में आएगा। एग्ज़ाम में फिर देखिएगा, इसी से क्वेश्चन रहता है। बताए मेरा बताया वैसे बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन, सब रहता है उसी से। अब एक दिन आप लोग का तो मैथ है नहीं तो एक दिन मैथ पढ़ाते। कंपटीशन के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम दीजिएगा, उससे अच्छा रहेगा। सब चीज़, एक दिन हिस्ट्री पढ़ा देंगे, एक दिन पॉलिटी पढ़ा देंगे, एक दिन ज्योग्राफी पढ़ा देंगे। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये इन्वायरमेंट, ये सारा पढ़ाते हैं। मैथ भी पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। इसलिए तो मेरा चैनल का नाम क्या है, ऑलराउंडर मास्टर। एक ही मास्टर सब चीज़ बता देगा। 11th-12th वाले को क्या करते हैं, जैसे हम मैथ पढ़ा रहे हैं, बीच में दिक्कत हुआ फिजिक्स में, फिजिक्स भी बता देते हैं। बायो में दिक्कत हुआ, बायो भी बता देते हैं। केमिस्ट्री में दिक्कत हुआ, केमिस्ट्री भी बता देते हैं। सारा सब्जेक्ट बता देते हैं। हो गया। तो हम लोग का जो है सेल वॉल ख़त्म हो गया और सेल मेम्ब्रेन ख़त्म हो गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास सेल है, इसके बाहर आपका एक स्ट्रक्चर है और इसके बाहर से एक और स्ट्रक्चर है ना। तो ये वाला चीज़ हम पढ़ लिए, सेल वॉल हो गया। ये वाला चीज़ पढ़ लिए, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये वाला चीज़ के बारे में भी हम जान गए हैं कि सेल है। सेल के बारे में हम जाने ना, सेल क्या होता है, किस में पाया जाता है, किस सेल का टाइप क्या है, ये सब पढ़ लिए। अब उसके अंदर आएंगे। देखिए बाहर से हम एकदम चल रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ लिए। अब इसके अंदर ना आना है, तो इसके अंदर जैसे आएंगे तो इसके अंदर जितना भी पार्ट्स होगा सबको मिला करके हम क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा चीज़ को क्या बोलेंगे, ध्यान से बोलिए, प से पूरा, प से प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। सेल के अंदर पूरा का पूरा चीज़ को प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। प से पूरा, प से प्रोटोप्लाज्म। और इसका खोज प से पुरकिंजे ने किया था। तीनों प से ही है ना। तो ऐसे करके ध्यान में रखेगा तब नहीं याद होगा। और ध्यान ही नहीं रहेगा, आप रट्टा मारिएगा, रटने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ देर के लिए रहेगा बस, उसके बाद फिर भूल गए, उसके बाद फिर याद नहीं रहेगा। ठीक है। तो अब इसके अंदर आएंगे। तो इसके अंदर जो आएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है हम लोग का, वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है। इसके अंदर एक पार्ट आएगा न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। और न्यूक्लियस के फिर अंदर आएंगे। न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक।
उसके बाद कल हम लोग जो है डीएनए का स्टार्ट करेंगे, और डीएनए में बहुत चीज़ पढ़ना रहता है। डीएनए होगा, आरएनए होगा, जीन होगा, ये तीनों चीज़ आपको पढ़ना होगा कंटिन्यू। अगर पता चलेगा आज हम डीएनए पढ़ा दिए, अब पता कल पढ़ेंगे आरएनए, तो आज से कल का लिंक नहीं कर पाइएगा। फिर उसके बाद जीन पढ़ेंगे तो लिंक नहीं हो पाएगा एक दूसरे से। तो आज हम सिर्फ न्यूक्लियस आपको पढ़ाएंगे, न्यूक्लियस करने के बाद ये कंप्लीट करके कल हम डीएनए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसी टाइम में क्लास स्टार्ट करेंगे, क्या कि सुबह में आपको सौरभ सर ऑनलाइन लेते हैं, तो यहीं पे आ करके बैठ करके यहीं पढ़ लीजिए ऑनलाइन, ठीक है। अपना अपना मोबाइल में खोल करके ऑनलाइन कर लीजिए क्लास, और फिर उसके बाद तब तक हम नीचे का काम करके ऊपर आके क्लास ले लेंगे, और उसके बाद फिर आ जाएंगे अभिषेक सर, ठीक है। तो आज ये अगला आ जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रक। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? केंद्रक। लिखते भी चलिए, लिखते भी चलना। तो देखिए स्टार्ट करें। तो देखिए पहला पॉइंट आता है कि भैया न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। हुक नहीं बोलना है, ठीक है, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। और कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। और ये जो खोजे थे ना न्यूक्लियस, तो ये किस में खोजे थे? तो ये प्लांट में खोजे थे, पेड़ पौधा में। और कौन सा प्लांट था? तो ऑर्किड नामक एक प्लांट आता है, उसी प्लांट में खोजे थे। तो किस में खोजे थे? यहाँ भी लिख देना है, ऑर्किड भी बोलते हैं और चिड भी बोल देते हैं, लेकिन ऑर्किड बोलना है। ऑर्किड प्लांट में खोजे थे, ठीक है। और न्यूक्लियस का नाम न्यूक्लियस ये किसने दिया? तो ये भी इन्होंने ही दिया था। नाम भी यही दिए, खोज भी यही किए, ठीक है। तो ये यहाँ अगला पॉइंट लिख देते हैं, नाम भी रॉबर्ट ब्राउन ने ही दिया था। हुआ? अब देखिए अगला बात देखिए, नाम हो गया, खोज किसने किया ये भी हो गया, किसमें खोजा ये भी हो गया। अब बात आता है कि अगर हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। चैप्टर का नाम ही है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जैसे कोशिका का अध्ययन, कोशिका विज्ञान हो गया। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे न्यूक्लियस का अध्ययन, सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में हमको पढ़ना है, पूरा सेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ न्यूक्लियस, तब हम क्या बोलेंगे उसको? तब उसको बोला जाता है क्रायोलॉजी। क्या बोला जाता है? क्रायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक का अध्ययन, क्रायोलॉजी। केंद्रक का अध्ययन क्या हो गया? क्रायोलॉजी।
वाह। अब देखिए ध्यान से रखिएगा, कहीं भी आपको अगर क्रायो वर्ड आ जाए तुरंत इसका मतलब समझ जाना है क्या होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस। कहीं भी क्रायो वर्ड आया समझ जाएंगे न्यूक्लियस का वहाँ पे रोल है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो उसके वर्ड से ही आंसर आ जाता है, ठीक है, उसके वर्ड से ही आंसर आ जाएगा। जैसे इसी तरह से ये वाला है, ठीक, जैसे हम बोलेंगे कि मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, तब मस्तिष्क जो ब्रेन है, ब्रेन का सेल को कहा जाता है न्यूरॉन। ब्रेन के सेल को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन, मस्तिष्क का अध्ययन पूछा ब्रेन का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूरॉन वर्ड आना चाहिए, तो उसको कहा जाता है न्यूरोलॉजी। अगर उसका डॉक्टर होगा तब बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, अगर उसका डॉक्टर होगा नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या हो गया, तो ऐसे करके ध्यान में रखना है। तो उसी तरह से क्रायो वर्ड कहीं पे आएगा तो हम समझ जाएंगे क्या चीज़ है, न्यूक्लियस है। साइट वर्ड कहीं पे आता है समझ जाएंगे सेल है, ठीक है। तो यहाँ तक आया, मिटा दे इसको। अब देखिए हमारे पास एक बात, बहुत अच्छा बात है न्यूक्लियस के बारे में, कि हमारा सेल जो है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, तो न्यूक्लियस करेगा। हमारा सेल किस तरीक़ा से काम करेगा, कैसे कैसे उसमें कौन सा फंक्शन होगा, ये सारा चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इसी कारण से जब न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है तो न्यूक्लियस को क्या कहा जाएगा, कंट्रोलर कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। तो न्यूक्लियस को हम सेल का कंट्रोलर भी बोलते हैं, ठीक। अब हमारे पास बताइए, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। कि इधर मच्छर काट रहा है ना, आप इधर घूमे हुए तो आपका ब्रेन तुरंत आपके आँख को इशारा करेगा, गर्दन को इशारा करेगा कि इस साइड देखो, तो ऐसे थोड़ा नीचे देखो, ऐसे यहाँ देखो मच्छर काट रहा, बोलेगा हाँ। अब क्या करना है, तुरंत इस हाथ को इशारा करेगा कि धीरे धीरे हाथ को हटाइए, अब मच्छर को एक चाटा मारिए। तुरंत इस हाथ को ऐसे करके बोलेगा मारने, आप मार दीजिएगा। तो आपका ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है आपके शरीर को। तो उसी तो देखिए मानव शरीर में अगर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो उसी तरह से सेल को कंट्रोल कौन कर रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस जो होगा सेल का ब्रेन होगा, तभी ना होगा। तो इसी कारण से हम न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सेल का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को। सेल का कंट्रोलर किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को, ठीक है। तो ये लाइन लिख लीजिए, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन या कंट्रोलर कहा जाता है। वाह, हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट क्या आता है। अच्छा, देखने में आप ऐसे ही सोचिए, आप ऐसे अपने आप को देखिए, शरीर में आपको सबसे बड़ा अंग जो है ब्रेन में नज़र आता है ना, ब्रेन सबसे बड़ा, इतना बड़ा दिमाग लग रहा है। भले ये पूरा ब्रेन नहीं है, ब्रेन तो आपका देखिए ये वाला पार्ट के ऊपर और इसके नीचे, ठीक है, मांस वाला पार्ट होता है। और ये जैसे आपका खोपड़ी है ना, तो खोपड़ी के अंदर ऐसे ब्रेन होता है इस तरह से, ठीक। और ये जो दोनों के बीच में गैप है, इस गैप में पानी भरा हुआ रहता है, लिक्विड रहता है। और वो लिक्विड क्यों होता है, ताकि ये जब आप मुंडी ऐसे ऐसे हिलाइए या बाइक पे चलिए, ट्रेन में, बस में, कहीं भी जाइए, तो ब्रेन आपका तो हिलेगा ही, शरीर तो हिलेगा ही, और शरीर हिलेगा तो ब्रेन हिलेगा। तो ये इसमें टकराए नहीं, ये अगर टकराएगा तब ब्रेन क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए इसके बीच में गैप होता है और उसमें लिक्विड पार्ट होता है, समझे। ताकि देखिए आप ऐसे ऐसे मारिएगा ना, तो आप कभी ज़ोर से अगर माथा पे मार दीजिए, ज़ोर से आइए दे दीजिए, किसी को एक फैट दे दीजिए,
तुरंत लगेगा क्या, उसका माथा थोड़ा सनसना गया एकदम, ऐसा होता है ना कि आपको दिखाई धुंधलापन होने लगता है, हो जाता है ना ऐसा अगर जोर से लगता है। तो वो होता क्या है, ब्रेन जो है वो इस खोपड़ी वाला हड्डी वाला पार्ट से आके ऐसे टकराता है, और जिससे टकराने से क्या होगा, उसका सारा बैलेंस ही गड़बड़ हो जाता है, जो कंट्रोल करने का पावर है वही गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे आपका ब्रेन कंट्रोल करने का पावर खोया, मतलब आपका हाथ भी काम नहीं करेगा, पैर भी काम नहीं करेगा, आँख भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, समझे इस बात को। तो उसी तरह से हमारे पास जो है देखने में लग रहा है ना सबसे बड़ा, भले वो सबसे बड़ा ना रहे वो अलग बात है, लेकिन आपको अपने शरीर में देखने में सबसे बड़ा पार्ट लग रहा है, तो इसी कारण हम बोलेंगे ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है, भले हो ना हो वो अलग बात है। तो उसी तरह से यहाँ बोलिए, अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तो न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है, इसका मतलब न्यूक्लियस जो है सेल का सबसे बड़ा पार्ट होगा नहीं ये चीज़। तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और इसका रंग का अगर बात करेंगे कि ये किस रंग का होता है न्यूक्लियस, तो ये गाढ़ा बैगनी कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है, ठीक है। किस रंग का होता है, डार्क पर्पल, गाढ़ा बैगनी कलर का होता है। तो जितना भी सेल होता है सब में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक सेल ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और कौन है वो, खतरे की निशानी लाल। लाल कौन होता है, आरबीसी नहीं होता है, आरबीसी लाल होता है, आर से ही नाम है, रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी जो सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये तीन बात आपके पास आया, क्या क्या चीज़ आया। तो पहला बात आ गया न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा भाग है। अगला पॉइंट, इसका रंग गाढ़ा बैगनी यानी डार्क पर्पल। कभी कभी बैगनी लिख दीजिए तो अंग्रेजी मीडियम वाला को समझियो नहीं आता है, भैया बैगन से बैगनी कैसे लिख दिए, तब बैगन वाला कलर ही होता है। अब बैगन में भी तीन तीन कलर हो जाता है, वाइट भी होता है, ग्रीन भी होता है, नहीं होता है। तब फिर पूछेगा कौन सा कलर है, वाइट भी देखें ग्रीन भी देखें, तो इसलिए बैगनी का ओरिजिनल मीनिंग होता है बैगन के कलर का, ठीक है, ओरिजिनल वही होता है बैगनी कलर, बाकी तो अलग अलग तरीका का होता है। और उसके बाद हम लोग का बात आ गया था यहाँ पर क्या चीज़, कि सबसे बड़ा भाग हो गया, इसका रंग हो गया, हाँ आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। वाह। अब उसके बाद आ जाता है कि न्यूक्लियस कितने पार्ट में होते हैं। तो न्यूक्लियस 4 भाग में बटा होता है। न्यूक्लियस कितना भाग में है, 4 भाग में। मिटा दें। तो अगला आ जाते हैं कि न्यूक्लियस कितना भाग में होता है, 4 पार्ट में होता है। तो 4 पार्ट इसका कौन कौन सा होगा, 4 पार्ट इसका कौन कौन सा होगा। तो देखिए पहला पार्ट जो होता है वो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य, लिखा है ना ये, केंद्रक द्रव्य। तीसरा क्या होता है, एक होता है क्रोमैटिन, ठीक है, और एक होता है न्यूक्लियोलस, और एक होता है क्रोमैटिन। ये 4 पार्ट होता है।
कौन कौन सा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन। इसका हिंदी आपको बता दिए हैं केंद्रक झिल्ली, इसका हिंदी बता दिए हैं केंद्रक द्रव्य, और इसका जो है न्यूक्लियोलस, इसको बोला जाता है केंद्रिका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका। और क्रोमैटिन जो है वो क्रोमैटिन ही लिखते हैं उसको, उसमें कोई हिंदी इंग्लिश नहीं करना है। अब सबके बारे में एक एक लाइन है, उस लाइन को लिख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। वाह, लिखे आगे। तो अब देखिए एक एक करके, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम समझ गए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो बाहर से कवर होगा। तब मन ही मन सोचिए थोड़ा सा, जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं, पैसा लेके गए, पैसा हमको देना है, वहाँ लिखाना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे पैसा ना दे करके थोड़ा स्टैंडर्ड बन जाते हैं, एक इन्वेलप खरीद लेते हैं, इन्वेलप में डाल करके देते हैं। तब पैसा के चारों तरफ क्या हम लगा दिए? इन्वेलप लगा दिए, कवर लगा दिए। तो वो कवर को हम लोग इन्वेलप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से इसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर इन्वेलप। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तब लिखते हैं। पहला यहाँ पर आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके नीचे लिख लीजिएगा इसी को न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। यह सुरक्षा प्रदान करता है। जो मेम्ब्रेन जो होता है, मेम्ब्रेन क्या करता है? सुरक्षा ही ना प्रदान करता है, दूसरा काम थोड़ी करना है उसका, वो हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षित रखेगा वो केंद्रक को। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा? तो सेल को सुरक्षित रखेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा तो न्यूक्लियस को सुरक्षित रखेगा। और एक बात और आ जाता है कि ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये किसका बना होता है? ठीक है, ये भी कभी कभी आपका पूछा जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसका बना होता है। तो एक लाइन और इसका लिख दीजिए कि यह लिपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? लिपोप्रोटीन का बना होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, लिपोप्रोटीन ये भी इम्पोर्टेंट है। यह लिपोप्रोटीन का बना होता है। हुआ?
अब आ जाते हैं, दूसरा कौन सा था, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब आप जान रहे हैं कि ये तो लिक्विड पार्ट है, नाम में ही देखिए प्लाज्म है, और प्लाज्म का मतलब आपको बताए थे लिक्विड। तो ये क्या हो गया, तो यह द्रव भाग है, लिक्विड पार्ट है, और इसमें RNA तथा प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाएगा, तो RNA और प्रोटीन। तो RNA के बारे में आगे हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। जब DNA पढ़ेंगे, RNA आएगा, इसके बाद कल जो पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल आएगा। हो गया। तीसरा पार्ट हम लोग का कौन सा था, तीसरा कौन सा था, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जिसको हम क्या बोले इंग्लिश में, केंद्रिका। क्या बोलते हैं हिंदी में, केंद्रिका। तो देखिए ये जो है न्यूक्लियोलस हमेशा दिखाई नहीं देता है, हमेशा ये नहीं पता चलेगा, दिखेगा ही नहीं। ये कब दिखाई देगा, जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है। जब सेल डिवीजन होगा, सेल जो है दो पार्ट में बंटने वाला होगा, तो उसी समय ये दिखाई देगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा। और किस रंग का होता है, तो बैगनी कलर का होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि यह बैगनी कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है, और सेल डिवीजन के समय ही दिखाई देता है, ठीक है। हमेशा दिखाई नहीं देगा। ये कब दिखाई देगा, तो सेल डिवीजन के समय दिखाई देगा। वाह, एक तो मिटा देते हैं इधर का, और लास्ट आ जाता है हम लोग का कौन सा, क्रोमैटिन। तो देखिए क्रोमैटिन क्या होता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर धागानुमा संरचना वाला होता है, धागा के जैसे ऐसे लंबा लंबा होगा, ठीक है। और ये जो होता है, ये काम क्या करेगा, तो देखिए फिर से, क्रोमैटिन क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर धागानुमा संरचना को क्रोमैटिन कहा जाता है, जो आगे चल के DNA का निर्माण करता है। और DNA हो गया, क्रोमोजोम हो गया, इसका निर्माण करेगा। जो आगे चल के DNA और क्रोमोजोम हम लोग का क्या होता है, तो एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, ये बनता है, लक्षण ट्रांसफ़र होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्रोमैटिन। तो लिखेंगे यह न्यूक्लियस के अंदर धागानुमा संरचना है, जो आगे चलकर DNA तथा क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम, DNA के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणसूत्र। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये कितना होता है, कैसा कैसा होता है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। दो टाइप का होता है, एलोसोम, ऑटोसोम। 23 जोड़ा होता है टोटल,
हो गया। अब एक लास्ट लाइन लिखते हैं। देखिए सेल के अंदर हम जो पढ़े, तो सेल के अंदर देखिए RNA भी आ गया, ये न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस के अंदर में RNA भी हो गया और न्यूक्लियस के अंदर में DNA भी हो गया, नहीं हो गया। तो इसका फुल फॉर्म जब हम आगे पढ़ेंगे तो R से हम बाद में बताएंगे, राइबोज ऐसे बोलते हैं, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, नहीं हो गया, न्यूक्लिक एसिड। उसी तरह से डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस एसिड होता है, पाया जाता है। तो इस बात का खोज कौन किया था, इस बात के बारे में बताया सबसे पहले कौन था, तो ये बताए थे फ्रेडरिक मीसर। कौन बताए थे? फ्रेडरिक मीसर। तो ये लास्ट लाइन है आपका, तो इसको लिख लीजिए, तो लिख दीजिए न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसकी खोज फ्रेडरिक मीसर ने किया था। इसका खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मीसर ने किया था। और यही न्यूक्लिक एसिड आपका दो तरीका का होता है, जिसको हम DNA और RNA बोलते हैं। तो अब हम लोग का जो है आगे चलेगा DNA और RNA के बीच डिफरेंस, समझे? तो यहाँ तक बताइए, किसी को कोई कन्फ्यूजन है? किसी बॉडी को, कोई डेड बॉडी भी है वो भी बता सकते हैं। हो गया? समझ में आया सबको? तो इसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने से आपको याद होगा और ध्यान में रहिएगा कि हम आपको क्या क्या बता रहे थे, ठीक है? तो अपने आप सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो ठीक है, आज इतना रन देते हैं और कल हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे कौन? DNA और RNA के बीच डिफरेंस। यहाँ से इम्पोर्टेंट है और बहुत टेढ़ा चीज़ है ये, सबको जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन हम जैसे जैसे आपको बताएंगे वैसे वैसे ध्यान से सिर्फ सुनिएगा हम क्या क्या बता रहे हैं, कैसे कैसे बता रहे हैं। और बड़ा बड़ा एग्ज़ाम दीजिएगा ना, UPSC BPSC सबका, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एकदम पूछा जाता है, ठीक है? तो इसलिए इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, DNA RNA का डिफरेंस, और इसके पहले वाला जितना है वो सारा चीज़ को आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक? जितने रन देते हैं, चलिए ठीक।